क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाएं लिखने लगी थी। ये टॉपिक वैसे कल हमने पढ़ भी लिया था, तो दोबारा से इसको मोटी मोटी बातें हम पढ़ लेते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत भी एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचक थी ये। और इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक जो लीडर बने फिरते हैं, उन्होंने औरतों को बिल्कुल निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगी थी। उनमें से कुछ डॉक्टर बन गई थी, कुछ टीचर बन गई थी और बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी थी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक अंतर किया जाता है उसकी आलोचना की गई थी। इसी तरह इसी कड़ी में आगे हम नाम लेते हैं संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का। वे मानती थी कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, उनको शोषण करता है, नीचा दिखाता है। उन्होंने ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। अर्थात जो ऊंची जातियां थी उनमें जो महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं, उनकी बहुत बुरी हालत थी। इसके बारे में उन्होंने किताब लिखी थी। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी, पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखलाई जाती थी जिसके सहारे वे अपना गुजारा कर सकें। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि रूढ़िवादी विचारों वाले लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। जब महिलाएं पढ़ने लगी, रमाबाई के प्रयासों से, बेगम रुकैया सखावत के नाम से कार्यों से, ताराबाई शिंदे के विचारों से प्रभावित होकर महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, तो जो रूढ़िवादी लकीर के फ़कीर जो लोग थे बहुत आग बबूला हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, अर्थात अंग्रेज़ों की तरह जीना सीख रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी और परिवार के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के परिणाम को लेकर चिंताग्रस्त थे। आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी, अर्थात महिलाएं भी आगे बढ़कर सामने आई। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया, अर्थात इकट्ठा किया। 20वीं सदी की शुरुआत से महिलाओं को मताधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनने लगे, अर्थात समाज सुधार के कार्य महिलाओं के संगठन बनने लगे, जिससे उनको वोट देने का अधिकार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा का अधिकार मिले और इस प्रकार अनेक राजनीतिक दबाव समूह बनने लगे थे। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। यानी जो लीडर थे उस टाइम के, उन्होंने सभी महिलाओं को ये आश्वासन दिया कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाती है तो आपको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका ये कहना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए, अर्थात अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। तो यहाँ तक हम देखते हैं। इसमें फिर एक और
जो ये कड़ी है, देखो क्या लिख रखा है। जब किसी भी औरत का पति मर जाता है, तो ताराबाई शिंदे ने जो स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी, उसमें उसी से लिया गया टॉपिक है ये। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये कुछ बातें ऐसी थी कि मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगने से लोहे से बनी हो। यानी जो पुरुष चाहते हैं वही चीज़ महिलाएं भी चाहती हैं, लेकिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था उस टाइम। तो इसीलिए ताराबाई शिंदे ने ये प्रश्न किए हैं। और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो, अर्थात पुरुषों के बारे में कही गई है, तुम्हारी ज़िंदगी तो सोने से बनी है। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है, क्या परिणाम होता है। नाई आता है और उसके लंबे लंबे लहराते बाल काट देता है, साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए, अर्थात तुम्हारे मन को शांति मिल जाए। उसे शादी ब्याह आओ भगत, अर्थात कोई जब मेहमान परिवार में आता है और उन शुभ अवसरों से बाहर कर दिया जाता है उस महिला को जिसका पति मर जाता है। जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं, और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, अर्थात उनको अपशकुन समझा जाता है। इन महिलाओं को, इनका आना जाना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। कोई अच्छा काम होता है तो इनकी वहाँ पर उपस्थिति नहीं होती, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर लिखा हुआ है, खुदा हुआ, उसका कोई चेहरा नहीं देखना चाहता। ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। पुस्तक का नाम है भी स्त्री पुरुष तुलना। तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा कहे गए विचार हैं, बहुत साल, लगभग 150 साल पहले। अब ये एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं भी, बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये लड़की 8 साल की है और ये लड़का है, इन दोनों की शादी कर दी गई है। महिला संगठनों के विकास के इन मुद्दों पर हो रही लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। यानी जो महिला संगठन थे, उनके जो ग्रुप बने थे और उनमें शिक्षा का प्रचार हो चुका था, उन्होंने सुधारों की पक्ष में आवाज़ उठाई और मजबूत, ये आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि इनको समर्थन मिलने लगा। बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में बहुत कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए। यानी जो और दूसरी हमारी सामाजिक बुराई थी, उस तरह की बातें नहीं हुई। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती, परंतु ये समय के अनुसार ये उम्र बढ़ाकर 21 साल तो लड़के की उम्र कर दी गई और 18 साल लड़की कर दी गई। ये जो चित्र दिखा रखा है, इस चित्र में 8 साल की दुल्हन दिखा रखी है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। तो ये बताया गया यहाँ पर, बाल विवाह भी एक अभिशाप है। बाल विवाह के प्रति जब कानून बनाया गया तो इसमें इतना शोर शराबा नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, जैसी और दूसरी परंपराओं की जैसे सती प्रथा थी, विधवा विवाह थी। इनको कानून बनाने के लिए इनके पक्ष में और विपक्ष में बहुत ज़्यादा बहस हुई, चर्चाएं हुई, और फिर बाद में कहीं पर जाकर ये कानून बना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल देखेंगे। आज इसको अच्छी तरह आप पढ़ लेना। थैंक्स।